जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर दिया था। मैंने तुम्हें एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने तुम्हें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी समझा दिया था। लास्ट में मैं एक पॉइंट लिख रहा था, वो लास्ट पॉइंट ही था और उसके बाद वीडियो स्टॉप हो गई थी। ठीक है, तो उसके आगे आज हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज रदरफोर्ड का मॉडल और थॉमसन का मॉडल पूरा हो पाए। ठीक है, तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने जो तुम्हें पढ़ाया था एक बार रिकॉल करवा देता हूं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया था। जे थॉमसन ने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें कैथोड प्लेट से एनोड की तरफ कुछ रेज जा रही थी। उनकी प्रॉपर्टीज वेरियस एक्सपेरिमेंट से चेक की गई, जिससे ये पता चला कि उन रेज के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। और जे थॉमसन ने 1897 में इन 1897 जे थॉमसन was successful to find a ratio। उसने बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट करे जिससे उसको E/me का रेशियो मिल गया। कौन सा रेशियो मिल गया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास। ये रेशियो जे थॉमसन को मिल गया। कितना है ये? 1.758 into 10 raised to power 11 कूलम पर केजी। अगर मैं SI यूनिट से सारी वैल्यू ऐसे में पुट करता हूं तो चार्ज कूलम में आएगा, मास केजी में आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास जे थॉमसन ने हमको सॉल्व करके दी। ये बात सबको समझ में आ गई? मतलब ना ही हमको अभी तक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, ना ही हमें अभी तक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, लेकिन उसका रेशियो हमें पता है। जे थॉमसन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिससे उसको ये बात पता लग गई। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद 1906 में मिलिकन का एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम, जो कि नेगेटिव होता है। नेगेटिव साइन तो हम इसलिए लगा रहे हैं ये बताने के लिए कि वो चार्ज, वो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, वरना मैग्नीट्यूड उसका इतना है। समझ में आया? मिलिकन का एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उसने किया। अभी अगर वो एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा तो और भी बहुत टाइम इसमें लग जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि मिलिकन का एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया मिलिकन ने 1906 में। वहां से उसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया। बच्चों जरा सोचो, अगर ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा? हाँ, यानी कि पुट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो E/me, E की जगह आ जाएगा 1.6 into 10 power -19 डिवाइडेड बाय me इज इक्वल टू 1.758 into 10 raised to power 11। सही है? अब जरा सोचो, मास फाइंड करना है, ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो me इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power -19 डिवाइडेड बाय 1.758 into 10 raised to power 11। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो सॉल्व होकर आया 9.1 into 10 raised to power -31 kg। ये बात सबको समझ में आ गई? तो यहाँ पे तुम लोगों को जो याद रखना है वो तीन चीजें याद रखनी है। E/me रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो कंप्लीट प्रॉपर पूरी हो पाई, उसका पूरा क्रेडिट किसको गया? जे थॉमसन को। तो आज अभी हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कुल मिला के टोटल क्या क्या पता है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। देखो, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या पता है? ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज है नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। इसका मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसकी डिस्कवरी किसने करी बच्चों? जे थॉमसन। और कौन से एक्सपेरिमेंट से इसके बारे में पता लगा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और क्या पता है इलेक्ट्रॉन के बारे में? या इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा? ई बाई एम रेशियो तो याद ही करना है, ये दोनों वैल्यू मैंने लिख दी हैं। क्या बोल सकता हूं? -1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसको हम लोग 1 यूनिट मानते हैं, तो ये नेगेटिव का 1 यूनिट चार्ज है इसके ऊपर। अभी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है बच्चों? न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है, हाँ या ना? पर उस टाइम पे ये बात नहीं पता थी, क्योंकि एटम के बारे में लोगों को नहीं पता था, ये सिर्फ एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और क्या पता लगा इलेक्ट्रॉन के बारे में? प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का वजन 2000 गुना कम है। यानी कि ये समझ लो, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और थोड़ा बहुत नहीं, काफी बड़ा है। तो ये समझ लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 टाइम्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2000 ही हो गया, टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब आप ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में कितना गुना कम है? 1837 टाइम्स कम है। या आप ऐसे समझ लो कि प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 2000 यानी कि करीब करीब 1837 टाइम्स भारी है, हैवियर है। यहां तक सबको समझ में आ गया? ये सारी बातें हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल रही थी। फिर बच्चों इसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए भी कोई एक्सपेरिमेंट आया होगा। देखो, एटम तो बहुत बाद में पता चला है, पहले हमको क्या पता चले, क्या डिस्कवर हुए? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या डिस्कवर हुए? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो लोगों को लगा कि शायद एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स होते होंगे, चलो उन्हें भी ढूंढते हैं। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के जैसे ही और भी एक्सपेरिमेंट्स कई साइंटिस्ट अलग अलग जगह सेम टाइम पर करने लगे। उसी में से एक एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, जिससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। समझ में आया? तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट सबको क्लियर है? एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी मोर और लेस उसी के जैसा ही है। अभी हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो सारा टाइम इसी में निकल जाएगा, मैं तुम्हें उसके खाली आइडियाज बता देता हूँ। तो ये मैं रेस कर दूं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लोगे। चले आगे। प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसका नाम था एनोड रे एक्सपेरिमेंट। बच्चों तुम लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना? जो भी इफेक्ट या फिर प्रॉपर्टीज यहां पे इलेक्ट्रॉन की निकल कर आई, एग्जैक्टली उसका उल्टा एनोड रे एक्सपेरिमेंट में हुआ। तो जो भी बच्चे समझना ये चाहते हैं कि कैथोड रे में क्या हुआ था, वो जाकर इसी चैप्टर का लेक्चर 1 देख सकते हैं। तो अगर अभी मैं वो सारी बातें दोबारा बताऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि प्रोटॉन के केस में भी हमको डायरेक्ट प्रोटॉन का मास, चार्ज भी नहीं पता लगा। तो सबसे पहले आ गया E/MP रेशियो, प्रोटॉन का चार्ज अपॉन में प्रोटॉन का मास। सबसे पहले ये हाथ लगा, कितना आया बच्चों? 9.58 इंटू 10⁻⁸ कूलम पर केजी। कोई दिक्कत? 7 आएगा, डेसिमल यहाँ पे है ना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये रेशियो आया।
फिर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिससे प्रोटॉन का चार्ज का पता लगा। बच्चों प्रोटॉन का चार्ज कितना था, यहाँ P प्लस लिख देते हैं। चलो प्रोटॉन का चार्ज भी एग्जैक्टली वही है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। फिर ये वैल्यू तुमने इस इक्वेशन में पुट करी होगी, तो यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितना आ गया, 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg। क्लियर है, इसको यहीं पे खत्म कर दें। तो प्रोटॉन का चार्ज पता लग गया, प्रोटॉन का मास पता लग गया। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, और ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने करी है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की बच्चों, ई गोल्डस्टीन। और ये होता कहां पर है, अभी हमें पता है कि ये कहां पर होता है, उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था। तो ये होता है प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और उस टाइम पर भी लोगों को न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यानी कितने पार्टिकल डिस्कवर हुए, खाली दो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में जेम्स चैडविक ने करी थी। ठीक है, वो एक रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट था जिसमें किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में सब एटॉमिक पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल को हिट करवाया गया था, तब उसके बारे में पता चला। ठीक है, चले आगे। तो सबसे पहले एटम का जो मॉडल दिया वो किसने दिया बच्चों, जे थॉमसन ने। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जे थॉमसन का मॉडल क्या था, कैसा था, याद तो होगा। अगर नहीं याद है तो यहाँ पर अभी मैं तुम्हें समझा दूंगा। अगर याद है तो तुम्हें पता होगा कि जे थॉमसन का मॉडल बिल्कुल गलत था, हाँ या ना। और वो इतना भयानक गलत था, अगर हम अभी के टाइम के हिसाब से एटम को अगर अभी वाले एटम से कंपेयर करें तो वो इतना गलत था कि हम उसके ड्रॉबैक भी नहीं पढ़ते। अरे ड्रॉबैक तो उसके पढ़ोगे ना जो, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत काफी हद तक सही है, कुछ छोटी मोटी एक आधी गलतियां हैं वो पढ़ लेते हैं ड्रॉबैक के तौर पे। जब पूरा एटम का स्ट्रक्चर ही गलत, मॉडल ही गलत है, तो क्या ड्रॉबैक पढ़ोगे, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन फिर भी उस टाइम पे लोगों ने इस मॉडल को क्यों इतना वो एक्सेप्ट किया, फेवर किया, क्योंकि जे थॉमसन उस टाइम का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। तो उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है पूरा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। तो लोगों को लगता था कि नहीं भाई उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है, बड़ा साइंटिस्ट है, तो वो जो बोल रहा है वो ठीक ही होगा। तो इसलिए उसने जो मॉडल दिया वो काफी एग्जिस्टेंस में आया। तो थॉमसन का मॉडल क्या था एटम का, क्या बोला उसने एटम के बारे में, उसने एटम के बारे में क्या बोला सुनो। उसने दो बातें बोली इंपॉर्टेंट। तो हमें वही दो पॉइंट पढ़ने हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे। पहला ये कि एटम जो है ना पूरा एक बड़ा सा स्फेयर है, पॉजिटिवली चार्ज। एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड sphere and electrons are embedded in it। मतलब अगर उसने स्फेयर बोल दिया है तो पक्का वो एटम को 3D मान रहा है। बोलो हाँ। सर्कल और स्फेयर में फर्क पता है, सर्कल मतलब 2D जो प्लेन पर होता है, स्फेयर मतलब पूरा जैसे फुटबॉल हो गई। अरे 1 रुपए का सिक्का कॉपी में दबाओगे कॉपी बंद हो जाएगी ना, तो वो 2D हो गया। वैसे उसकी भी थिकनेस होती है तो वो सिलेंडर हुआ वैसे तो, पर 2D समझ गए ना। और जो बॉल होती है जिससे खेलते हो वो कॉपी में दबा के कॉपी बंद करोगे हो जाएगी, तो वो क्या हुआ, स्फेयर हुआ ना। तो जे थॉमसन ने ये बोला एटम दरअसल एक बहुत बड़ा सा स्फेयर है, बड़ा नहीं बस स्फेयर है, और वो अंदर से खोखला नहीं है। जैसे फुटबॉल होती है ना अंदर हवा भरी होती है, वैसा नहीं है, अंदर भी वो पूरा सॉलिड है, और वो पूरा स्फेयर ही पॉजिटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन उसी स्फेयर के अंदर कहीं कहीं पर जगह जगह पर धसे हुए रखे हुए। बात समझ में आ गई। तो ये बात उसने क्या बोली, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो देखो वो ऐसा तो नहीं बोल रहा कुछ, ये हमारा एटम हो गया, हमारा नहीं जे थॉमसन का।
और इसके अंदर जगह जगह ये देखो इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ये जो पूरा स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर ही टोटल पॉजिटिव चार्ज है। अरे ये नेगेटिव। समझ में आ गया कि नहीं? ये जे थॉमसन के हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। और दूसरी बात उसने ये बोली जे थॉमसन ने, जो कि तुक्के में सही हो गई, जब बाद में हमें पूरा डिटेल में पता लगा कि एटम क्या होता है, तो ये दूसरा पॉइंट उसका सही हो गया। उसने ये बोला कि जितना भी टोटल पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरे स्फीयर का टोटल पॉजिटिव चार्ज जो भी है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर है। यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिला के टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? उतना ही जितना इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पूरा एटम इलेक्ट्रिकली कैसा हुआ? समझ में आ रही है बात? ये बात उसकी तुक्के में सही हो गई, क्योंकि हम जानते हैं आज भी जितने प्रोटॉन होते हैं एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर हो गया, तो एटम कैसा हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो ये बात उसने क्या बोली सेकंड पॉइंट में? टोटल पॉजिटिव चार्ज in an atom is equal to total negative charge, therefore atom is electrically neutral। ये बात उसकी सही हो गई। और एटम को बेहतर तरीके से समझाने के लिए उसने कुछ एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि बच्चों प्लम पुडिंग केक। प्लम पुडिंग केक क्रिसमस केक होता है ना, तुमने देखा होगा, उसमें ब्रेड होती है और अंदर चोको चिप्स होते हैं या मेवा वगैरह लगे रहते हैं। तो वो ये कह रहा है कि वो जो पूरी ब्रेड है वो पॉजिटिव चार्ज है और अंदर जगह जगह वो जो चोको चिप्स है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो एक और एग्जांपल है वाटरमेलन। वाटरमेलन बच्चों, वाटरमेलन में जो पूरा का पूरा रेड वाला पार्ट है, रेड एडिबल पार्ट जो तुम खाते हो, तरबूज तो देखा होगा ग्रीन कलर का होता है। आप उसको चाकू से बाहर का ग्रीन वाला कवर पूरा हटा दो, कैसा स्फीयर दिखेगा? रेड कलर का। तो जो पूरा का पूरा रेड एडिबल पार्ट है वो क्या है? वो पॉजिटिव चार्ज है। समझ गए? ऐसे दिखेगा। और जो उसके अंदर सीड्स होते हैं, जगह जगह सीड्स अंदर धसे हुए हैं ना, वो सीड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन बोल रहा है और नेगेटिव चार्ज बोल रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इतना बड़ा कैसे हो गया? प्रोटॉन क्यों नहीं बोला उसने? क्योंकि उस टाइम पे प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी जिस समय उसने ये मॉडल दिया था। वरना अगर प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई होती तो वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करता हो। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो पाई थी, खाली प्रोटॉन की नॉलेज ही नहीं थी, तो इसीलिए उसने इस तरीके का मॉडल दिया। बात समझ में आ गई? इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? एग्जाम में पहली बात तो इतनी ये बेसिक चीजें कोई पूछता नहीं है, पर अगर पूछ भी लेता है तो ये बना देना, ये 2 पॉइंट लिख देना, वाटरमेलन का एग्जांपल देना। कोई दिक्कत? चले आगे। जे थॉमसन के बाद दूसरा मॉडल पेश किया रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने जब मॉडल पेश किया तब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक की डिस्कवरी हो चुकी थी। समझ में आ गया? तो पक्का वो कोई ऐसा मॉडल देगा जहां पर ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा भाई, अपना मॉडल देगा। रदरफोर्ड का मॉडल हम लोग हमेशा डिटेल में पढ़ते हैं। तुम लोगों ने 9th में ये मॉडल डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो अभी हम जब इसको दोबारा पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें तुम्हें पुरानी याद आ जाएंगी और कुछ चीज़ें मैं तुम्हें याद दिलाता रहूँगा। ये हम डिटेल में इसलिए पढ़ते हैं या फिर हम रदरफोर्ड को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि उस बंदे ने एटम जो है ऐसे ही नहीं पेश कर दिया, प्रॉपर उसने एक एक्सपेरिमेंट करा है, एक एक बात बताई
और फिर उसने अपना मॉडल रखा सामने। बात समझ में आ गई? तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल पेश करा है उसकी वो हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को पता है? पता है? उसने गोल्ड फॉइल ली थी, उस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को हिट करवाया था, याद है? और सारे अल्फा पार्टिकल उसको पार करके स्ट्रेट लाइन में चले गए थे। कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे और कुछ 180 डिग्री से, बहुत कम, ना के बराबर 180 डिग्री से बाउंस बैक हो गए थे। 9th में पढ़ा है, याद है रदरफोर्ड का मॉडल? तो वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अभी हमको पढ़ना है। यहां से 3 ऑब्जर्वेशन निकलेंगे, 3 कंक्लूजन निकलेंगे, सॉरी 3 रिजल्ट निकलेंगे और फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेंगे वो हम देखते हैं। उसके बाद हमें इसका ड्रॉबैक भी पढ़ना है। ठीक है भाई, करें शुरू? तो बच्चों पहले हमको समझना होगा ये एक्सपेरिमेंट क्या है, क्यों करा, क्या क्या चीजें उसने ली। देखो उसका जो इरादा है ना, ये एक्चुअली गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए उसने क्या क्या चीजें इकट्ठी करी, पहले मैं तुम्हें वो समझा देता हूं। बच्चों सबसे पहले उसको जरूरत पड़ी गोल्ड फॉइल की। अब सवाल ये है कि वो गोल्ड की ही क्यों फॉइल लेना चाहता है? वो दरअसल एक इतनी पतली थिन शीट लेना चाहता है जो सबसे पतली हो, उससे पतला कुछ भी ना हो। समझ गए ना? मोस्ट मैलिएबल, मोस्ट डक्टाइल सब्सटेंस की फॉइल चाहिए उसको, क्योंकि उसका इरादा ये था कि जो देखो एटम हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बहुत छोटा है, तो मैक्सिमम पॉसिबल हम कहां तक उस रेंज तक पहुंच सकते हैं। तो जो गोल्ड की फॉइल है ना वो इतनी पतली है कि उसके अंदर भी 1000 एटम आ गए थे, ये लगा लो। तो और कोई मेटल उसने लिया होता तो ऑब्वियसली उसमें तो और ज्यादा एटम आ जाते, तो उसको थिनेस्ट शीट चाहिए थी। तो उसने गोल्ड की फॉइल इसलिए ली क्योंकि ये मोस्ट मैलिएबल, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है। ये समझ लो कि गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिनेस्ट शीट। इससे पतली शीट आप और किसी चीज की नहीं बना सकते। तो उसने कम से कम 100 नैनोमीटर थिक गोल्ड फॉइल ली थी। बात समझ में आ गया? 100 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। तो 100 नैनोमीटर कितना हो गया? 10⁻⁻7 मीटर। समझ में आ गया? इतनी पतली गोल्ड फॉइल उसने ली है। और ये इतनी पतली है कि मैं तुम्हें अंदाजा लगा के बता देता हूं। अगर वो मैं हाथ से पकड़ूंगा ना थिन शीट, जैसे कोई पेपर है, पेपर तो पकड़ा होगा हाथ से, कितना पतला होता है पेपर। अगर आप गोल्ड फॉइल ये इतनी 100 नैनोमीटर थिक गोल्ड फॉइल को पकड़ के ऐसे हिला दोगे ना तो हवा से ही फट जाएगी, हवा से ही फट जाएगी, इतनी पतली गोल्ड फॉइल है वो। समझ में आ रहा है? हाथ से पकड़ के उसको कितना केयर के साथ हैंडल करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? इसलिए उसने गोल्ड फॉइल ली थी। दूसरी चीज जो उसने ली थी वो लिया अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे तो रहेंगे नहीं, तो पक्का उसने कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया होगा। ये इसके लिए उसने कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जिससे अल्फा पार्टिकल की एक रेज निकल रही है। समझ में आ गया? और सवाल ये है कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है? बच्चों अल्फा पार्टिकल जो है उसको आप बेहतर है ये बोलो डबली चार्ज्ड हीलियम एटम। आप अल्फा पार्टिकल के बारे में देखो, ये तो सबको पता है, इस पर +2 का चार्ज है और +4 AMU का मास है। ये तो रटा हुआ है ना हम लोगों ने 9th क्लास से। पर मेरे हिसाब से आप लोग बेहतर है बोलो इसको डबली चार्ज हीलियम एटम। पूछो क्यों? बताता हूं। देखो जैसे ये हीलियम का एटम है,
तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो। एटॉमिक नंबर कितना है? 2। प्रोटॉन कितने हैं? 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। यहां तक सबको पता है। अब डबली चार्ज हीलियम एटम, हमने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए। हमने कहा भाई भागो यहां से। अब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो बताओ बच्चों बचा क्या? न्यूक्लियस। क्या बचा? अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन है 2, न्यूट्रॉन है 2। तो मास कितना हो गया टोटल? बच्चों मास तो न्यूक्लियस में ही होता है ना टोटल, तो 4 हो गया ना। और बच्चों चार्ज कितना हो गया टोटल? क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पे +2 होता है। अभी समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया डबली चार्ज हीलियम एटम क्यों बोल रहे हैं? तो चार्ज अल्फा पार्टिकल जो होता है उस पर चार्ज कितना होता है? +2 यूनिट। और मास कितना होता है? 4 AMU या +4 यूनिट। बात समझ में आ गई? तो उसने कोई ऐसा सोर्स लिया है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जो लगातार अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को रिलीज कर रहा है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? एक ऐसा पार्टिकल जो डबली चार्ज हीलियम एटम के बराबर होता है। मास +4 AMU और चार्ज +2 यूनिट। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। इसके अलावा उसने अपने एक्सपेरिमेंट में एक जिंक सल्फाइड प्लेट भी ली थी। वो कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, वो मैं भी बताता हूँ। ये रेस कर दूं? ये भाई यहां तक लिख लेना, ये 2 चीजें। इसके बाद मैं आगे चल रहा हूं। इसके अलावा मूविंग माइक्रोस्कोप, कॉलीमेटर, जिंक सल्फाइड की प्लेट, फ्लोरोसेंट मटेरियल, ये सारी चीजें, लेड ब्लॉक ताकि रेस को रोक सके, इधर उधर ना फैले, और भी बहुत सारी चीजें उसने इस्तेमाल करी थी। लेकिन अभी बेसिक जो 2 मेन चीजें हैं वो ये हैं। वो क्या चाहता है कि एक गोल्ड की प्लेट की शीट ली जाए और सामने से उस पर एक अल्फा पार्टिकल हिट करवाकर देखा जाए। बात समझ में आ रही है? उसका इरादा क्या है? आपको एटम आंखों से तो दिखाई दे नहीं रहा, तो आपको दिमाग लगा के पता लगाना है कि एटम आखिर है कैसा। तो गोल्ड की प्लेट उसने जो ली है ना, वो गोल्ड की प्लेट मत सोचो, सोचो एटम्स की एक दीवार है, पतली शीट इसीलिए तो लेना है। एटम की एक दीवार है, उस पर अगर कोई हैवी पार्टिकल में जाके हिट करवाऊं तो होगा क्या? वो दीवार टूट जाएगी या उसके अंदर से आर पार निकल जाएगा, कुछ उसको आइडिया अभी नहीं है। और फिर उससे जो रिजल्ट निकलेंगे उससे आइडिया लगेगा एटम कैसा दिखता है। कोई दिक्कत? चले आगे। तो इसका मैं 2D पिक्चर बनाऊं या 3D पिक्चर? दोनों बना देता हूं। जैसे मान के चलो बच्चों, मैं 3D पिक्चर बना रहा हूं, कोशिश करूंगा तुम्हें समझ में आए, ना आए तो बता देना बच्चों।
बच्चों डायग्राम समझ में आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा है मैं समझा देता हूं। लेड के बारे में, लेड जानते हो? लेड, पीबी, लेड के बारे में एक खास बात जान लो। लेड को किसी भी प्रकार की रेज या वेव्स पार करके नहीं जा सकती, समझ गए? तो ये जो है ना, ये जो लेड ब्लॉक तुम्हें नजर आ रहा है, इसके अंदर एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा हुआ है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स की रेस निकलती है, तो सभी डायरेक्शन में जाती होगी। तो उसने इस लेड ब्लॉक को आगे से ऐसे क्लोज किया हुआ है ताकि वो रेस इधर उधर निकले तो रुक जाए। अब आगे जाएंगी तो फैलेंगी, लाइट ऑन करोगे टॉर्च की तब भी वो आगे तो फैलेगी ना। तो उसने एक और लेड प्लेट लगा दी ताकि इधर उधर ना जाए, उसमें एक होल कर दिया। अब ये अल्फा पार्टिकल की रेस आगे जा रही है, सही है? और सीधा वहां किस पे हिट हो रहा है? गोल्ड फॉइल पे। अब गोल्ड फॉइल पे टकराने के बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता। तो उसने क्या करा, गोल्ड फॉइल के आजू बाजू उसने जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। फ्लोरोसेंट मटेरियल मैंने तुम्हें बताया था, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल उसको हिट करेगा वो वहां पर ग्लो करेगा, हाँ या ना? और ये काम इतना फास्ट हो रहा है कि आप उसको आंखों से देख नहीं सकते। तो उसने वहां पर एक मूविंग माइक्रोस्कोप लगा दिया है। वो एक मूविंग माइक्रोस्कोप है जो तुरंत पिक्चर को क्लिक कर लेगा जैसे ही वहां पर लाइट ग्लो करेगी। बात समझ गए? जैसे कि इधर उधर घूमता रहेगा पूरे में, तो पार्टिकल इधर से टकरा के इधर आया, पीछे सीधा निकल गया या वापस बाउंस बैक हुआ, उस हिसाब से वो मूविंग माइक्रोस्कोप कैप्चर कर लेगा। उससे ग्राफ बनाए जाएंगे, चीजें फाइंड आउट की जाएंगी कि कहां कहां पे वो अल्फा पार्टिकल जा रहा है। ये पिक्चर क्लियर हो गई? अगर मैं इसकी एक 2D पिक्चर बनाऊं तो वो भी देख लो। तुम लोगों को जरूरी नहीं है एग्जाम में 3D पिक्चर बनाओ, 2D पिक्चर से भी काम चल जाएगा। तो देखो, अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूं, अगर ये सारा एपरेटस ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? तो तुमको ऐसा दिखेगा। अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। जरा चेक करो, ये क्या है? ये वही लेड ब्लॉक है जिसके अंदर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। ये अल्फा पार्टिकल की रेज आगे जा रही है। ये क्या है बच्चों? लेड प्लेट, ये रही ना। ऊपर से देखोगे तो ये लाइन ही तो नजर आएगी। ये क्या है बच्चों? गोल्ड फॉइल। ये क्या है? ZNS प्लेट। और यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगा दिया होगा उसने देखने के लिए, यही है ना? ये एक्सपेरिमेंट उसने करा। अब बच्चों मुझे बताओ, अल्फा पार्टिकल जाके हिट करेंगे तो ये तो तुम्हें पता होगा, 9th में तुमने पढ़ा हुआ है कि सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए थे। बहुत कम ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत कम ना के बराबर ऐसे थे जो 180 डिग्री से बाउंस बैक हो गए। ये देखो, समझ में आ गया? यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है? पर ये चीजें उसको आंखों से तो दिखाई नहीं दे रही होगी। रदरफोर्ड जो था वो पैसे वाली पार्टी थी, मतलब इतने बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए भैया पैसा चाहिए। आज भी DSLR कैमरा लेने जाओगे महंगा पड़ेगा, और उस जमाने में माइक्रोस्कोप, कैमरा और ये सारा एक्सपेरिमेंट किसी चैम्बर में किया गया होगा, ग्लास से कवर करके, है ना? उसके अलावा गोल्ड की फॉइल, गोल्ड एक फॉइल से काम चल जाएगा? मैंने बताया ना, बहुत नाजुक है, कभी भी फट सकती है। तो ऐसी कितनी गोल्ड फॉइल उसने यूज करी होंगी, ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार दोहराया होगा, अल्फा पार्टिकल का सोर्स कहीं से लेकर आया होगा, लेड। तो वो जो है पैसा लगता है एक्सपेरिमेंट में, उसने पैसा खर्च करा, मेहनत करी, उसके भी साथ में विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, तभी एक्सपेरिमेंट उसने करा। अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले बताओ, यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ये लिख के ड्रॉ कर लोगे? पक्का? इरेज कर दूं?
तो बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान पहले से अज्यूम करता है और फिर देखता है कि होगा क्या। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने कभी कोई जीवन में एक्सपेरिमेंट करा है? अरे कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो यार। एक जगह है, कोई खंबा है और उस पर आप पत्थर से निशाना लगा रहे हो, ये भी एक्सपेरिमेंट ही है। अब वो पत्थर उस खंबे पर लगेगा या नहीं लगेगा वो तो बात की बात है ना। तो आपने पत्थर उठाया और निशाना लगाया, तो निशाना एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपने कुछ अज्यूम किया? क्या अज्यूम किया? कि लगेगा। पर जब आपने फेंका तो लगा या नहीं लगा वो तो बाद में पता लगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। रदरफोर्ड ने अंदाजा क्या लगाया, उसने सोचा कि सारे अल्फा पार्टिकल जो है गोल्ड फॉइल को फाड़ के तोड़ के आर पार निकल जाएंगे। या चलो मैं तुम लोगों से पूछता हूं, अगर मान लो सामने एक दीवार है और आपके पास एक बंदूक है, आप बंदूक से दीवार पर गोली चलाते हो, क्या होगा? क्या रिजल्ट निकलेगा? आपका क्या आइडिया है? हाँ जी, आपको क्या लगता है वो गोली दीवार को पार करके निकल जाएगी? तो एक बच्चा कह रहा है कि गोली दीवार को पार करके नहीं जा पाएगी, तुम्हारे हिसाब से? एक बच्चा कह रहा है कि वो दीवार को पार कर जाएगी, आपके हिसाब से? एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर, गोली जो है वो दीवार के अंदर जाकर अटक जाएगी, ना वो पार कर पा रही है ना वो। और एक बच्चा ये सोच रहा है कि कुछ नहीं होगा, दीवार पे गोली टकराएगी और नीचे गिर जाएगी। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? यही पॉसिबिलिटीज है, या तो पार करेगी गोली दीवार को, या नहीं करेगी, टकरा के गिर जाएगी, या डेंट पड़ जाएगा दीवार पे, या दीवार के अंदर गोली अटक जाएगी। यही तो होगा। तो आप देखो ना, कुछ कुछ वैसा ही तो हो रहा है। अल्फा पार्टिकल जो है हिट किए जा रहे हैं, वो गोली की तरह काम कर रहे हैं, और सामने दीवार है गोल्ड फॉइल की, मतलब कि एटम्स की दीवार है। तो क्या होगा? और यहां पर आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी याद रखना। आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है आपको। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो ना गोली चलाने का दीवार पे, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और सिर्फ आवाज सुन के पता लगाना है कि दीवार कैसी है। सिर्फ यहाँ पर रिजल्ट देख करके ये बताएगा, ये पिक्चर कैच करेगा, इससे आपको अंदाजा लगाना है कि ये दीवार, गोल्ड फॉइल की दीवार या एटम्स की दीवार कैसी है। तो मैं फिर से तुम्हें एक और चीज समझाता हूं। बच्चों इमेजिन करो, आप एक ऐसी जगह खड़े हुए हो और आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ठीक है? सोचकर बताना, बिल्कुल इसी से एसोसिएटेड है। और आपको बंद कर दिया गया है एक पिंजरे में, और ये खंभे लगे हुए, और जिसके अंदर आपको बंद किया गया है ना, उसकी दीवारें एकदम पत्थर की नहीं है, वो खंभे की दीवारें हैं, और वहां पर वो बार्ब्ड वायर लगे हुए हैं, और यहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल इसी के जैसा है। आपको आंखों से नहीं देखना है, आपको बस ये बताना है कि जिसके अंदर आप बंद हो, जो भी है ये, वो दीवार कैसी है। अब तुम बताओ, अभी तो देख पा रहे हो ना ये दीवार कैसी है? एकदम सॉलिड है क्या? नहीं, खोखला है, क्योंकि ये तो खंभे हैं बांस के, और ये तार लगाया हुआ है उनको रोकने के लिए। पर आप दीवार को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब मुझे बताओ वो दीवार कैसी है? तो आप क्या करोगे? पत्थर उठाकर दीवार पर मारोगे। तो बच्चों, आप कितनी बार भी पत्थर दीवार पे मारोगे वो बाहर गिरेगा। अच्छा, ऊपर से नहीं फेंकना, गलत बात, दीवार पर मारना है। तो आप जितनी बार भी दीवार पर पत्थर मारोगे क्या होगा? जरा सोच के बताओ। पत्थर खाली जगह में से बाहर निकल जाएगा और आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। कभी कभार बाई चांस ऐसा होगा कि पत्थर कहीं खंबे पे टकरा कर बाहर निकल जाएगा, आया ना? और बहुत कम ना के बराबर ऐसा होगा कि वो दीवार से टकराकर वापस तुमको हिट करे। यहां पर भी तो वही हो रहा है, सारे पार्टिकल तो पार निकल गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर सारे पत्थर तुम्हारे बाहर चले गए। तो जब तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देगी, पत्थर बाहर चला जाएगा, तो तुम क्या सोचोगे? दीवार है ही नहीं, खाली है, स्पेस है। कुछ पार्टिकल टकराकर थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कभी कभार आपको आवाज सुनाई देती है,
पर पत्थर अंदर नहीं आता है, बाहर ही निकल जाता है। और बहुत कम ना के बराबर ऐसा होता है कि पत्थर टकराकर वापस अंदर गिरता है। यानी बहुत कम ना के बराबर ऐसा हुआ है कि वो 180 डिग्री से बाउंस बैक हुआ है। अब आप अंदाजा लगा पा रहे हो दीवार के बारे में? क्या अंदाजा लगा पा रहे हो? दीवार पूरी एम्प्टी है, खाली है, बहुत कम जगह पर कोई सॉलिड चीज है, यही तो अंदाजा लगा पा रहे हो। तो ठीक इसी तरह से रदरफोर्ड को भी यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अल्फा पार्टिकल जाकर जब इस वॉल पर, मतलब गोल्ड फॉइल को पार करके जब जाएंगे ना, वहां पर कहां किधर की तरफ स्कैटर हुए, उससे उसको आइडिया लगाना है कि गोल्ड फॉइल पर वो एटम की दीवार कैसी है, और उससे अंदाजा लगाना है कि एटम कैसा है। ये बात सबको समझ में आ गई? चले आगे। तो रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकाला? पहले उसने 3 ऑब्जर्वेशन बताए, उससे उसने 3 रिजल्ट निकाले, और फिर फाइनली उसने अपने मेन पोस्टुलेट्स को दुनिया के सामने रखा। तो क्या थे उसके ऑब्जर्वेशंस? ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है जो भी आप इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या ऑब्जर्व किया उसने? उसने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। क्या ऑब्जर्व किया? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes straight through the gold foil। यही दिख रहा है। दूसरा क्या ऑब्जर्व किया? कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स are deflected by small angles। और क्या ऑब्जर्व किया उसने जो आंखों से दिख रहा है वो बताओ? बहुत कम ना के बराबर ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो 180 डिग्री से बाउंस बैक हो गए। A very few 1 in 20,000 alpha particles are deflected by 180 डिग्री। इसको हम लोग बाउंस बैक भी बोल सकते हैं या रीबाउंड भी बोल सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? इन 3 ऑब्जर्वेशन से उसने फिर 3 रिजल्ट निकाले। भाई क्या रिजल्ट निकल रहा है पहले पॉइंट से? अगर सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाएंगे तो इसका मतलब एटम अंदर से पूरा खाली है, यानी कि मोस्ट, इस पहले वाले पॉइंट से ही पहला रिजल्ट निकलेगा, यानी मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। अगर कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब, भाई डिफ्लेक्शन तभी होगा जब पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे। अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है और एटम के अंदर भी पक्का कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, तो तभी तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, अब इसने अपने मॉडल में थॉमसन का मॉडल भी तो कंसीडर किया होगा ना। थॉमसन ये बोल रहा है कि पूरा स्फीयर ही पॉजिटिव चार्ज है। अगर पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है तो अल्फा पार्टिकल एटम के सामने आते ही सीधा डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, पर नहीं हो रहे ना डिफ्लेक्ट, वो तो सीधे जा रहे हैं, बहुत कम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इज concentrated in a very small region। समझ में आया? और थर्ड पॉइंट में उसने बोला है कि 180 डिग्री से बाउंस बैक हो गया। कोई भी चीज 180 डिग्री से तभी बाउंस बैक होगी जब वो किसी बहुत ही हार्ड, हैवी, सॉलिड, मजबूत, भारी चीज से टकराएगी। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हुआ एटम का सारा मास या टोटल मास ऑफ द एटम कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है? एक बहुत ही छोटे से रीजन में, जिसको बाद में उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। तो बच्चों न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी?
जेम्स चैडविक ने, समझ गए? यानी कि टोटल मास ऑफ एन एटम इज concentrated inside a very small region called न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस जो है वो किसने डिस्कवर करा बच्चों? रदरफोर्ड ने, याद रहेगा। इसके बाद उसने अपने फाइनल पोस्टुलेट्स जो दुनिया के सामने दिए जाते हैं, एक स्टेज पे खड़े होकर सभी साइंटिस्ट के सामने जो बात बोली जाती है वो फाइनल पोस्टुलेट है। अगर वो किसी को बात समझ में आती है, पसंद आती है, तब उससे पूछेंगे आपने ऐसा क्यों कहा, तब वो ये बताएगा। जब वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे तब वो अपना एक्सपेरिमेंट बताएगा, समझ गए ना? तो इस तरीके से उसने अपना पूरा एटम का मॉडल दुनिया के सामने रखा। फाइनल पोस्टुलेट्स अभी मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें इसके फाइनल पोस्टुलेट्स बता दूंगा और ड्रॉबैक्स भी बता दूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।